नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं अंशु नैथानी जी। अंशु जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर विरोध शुरू हो रहा है और इसकी शुरुआत दतिया से देखने को मिली, जब एक साथ सबने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उसमें से बाद में पार्टी से 1000 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये बात भी मीडिया ने बहुत तेजी से नहीं चलाई। मीडिया में खबरें चलती हैं, कल बड़ी तेजी से चली मेलोडी की, और उसी मेलोडी की खबरें चली जिन मेलोडी को लेकर इसी मीडिया ने उन्हें भाभी तक की संज्ञा देने का प्रयास किया। वही मीडिया आज चर्चा कर रही थी। लेकिन चूंकि हम अपने मुद्दे पर आए, ये मामला दरअसल गुड़गांव का है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंच पर थे। स्थानीय सांसद को पहले बुलाया नहीं गया था। शायद ये बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता लगी, तो उन्होंने आयोजकों से उन्हें आमंत्रित कराया। आमंत्रित जब करा लिया तो उन्हें पता लगा कि जो भाषण की सूची बनी उसमें भी उनका नाम नहीं था। ये बात उन्होंने खुद अपने वक्तव्य में कही। अब वो 4 मिनट का वीडियो उनका इस समय मीडिया में जबरदस्त रिस्पॉन्स पा रहा है, और इस वीडियो में यह साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी में अब झगड़ा बाहर आ चुका है। इस दौरान उनके समर्थक बार बार उन्हें सलाह दे रहे हैं कि आप अपनी पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस में वापसी कर लीजिए। राव इंद्रजीत अपना एक यादवों में जो यहां राव माने जाते हैं, जिसे पूरी एक बेल्ट है पूरी, जहां 24 से 26 सीटें विधानसभा की आती हैं, और उन 26 सीटों में से बीजेपी इस बार 22 सीटें शायद जीती है। और इस बेल्ट में अगर राव इंद्रजीत सिंह अगर चले गए, उनकी बेटी भी इस समय विधायक हैं, आरती राव मंत्री भी हैं, लेकिन उनकी सरकार से 36 का आंकड़ा बना रहता है। वो मनोहर लाल खट्टर पर बिगड़े और मनोहर लाल खट्टर के जरिए ये संदेश देने का प्रयास कर रहे थे कि इस बेल्ट का, राव बेल्ट का, यादव बेल्ट का मुख्यमंत्री कब बनेगा। आज से सिर्फ इस पूरे प्रकरण में इतना उलझा हुआ है। और अगर यही हाल रहा, क्योंकि जब 2014 में जब वो वहां राज्य मंत्री थे कांग्रेस में, तो सबसे पहले पार्टी छोड़ने वाले में राव इंद्रजीत थे, जो मोदी के इशारे पर छोड़कर इधर आए थे। 2014 में वो गुड़गांव से फिर सांसद चुने गए, केंद्रीय मंत्री बने, और उसके बाद 19 के बाद वो फिर केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ एक बार, जब वो उस लाइन से हटे तो फिर दोबारा एंट्री नहीं पा। 4 मिनट का वीडियो है, वो भी दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अंशु जी, आपसे एक जानना चाहेंगे कि आखिर ये बीजेपी का विद्रोह निकल के आ रहा है। आरएसएस अपनी जगह नाराज है, मोदी जी अपनी बात कह रहे हैं। आज उन्होंने हम और आप पर भी कलम चलाने की बात कह दी है कि पढ़े लिखे नक्सलियों पर अब अगला हमला है। इस सबको आप कैसे देख रही हैं? क्या राव इंद्रजीत अपनी बात सही कह रहे हैं, या बीजेपी में आंतरिक जो पार्टी का एक एजेंडा होता है वो ध्वस्त हो चुका है अब केवल दो? जी शिव जी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। बीजेपी अभी के अपने सबसे बड़े क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। जो उनके शीर्ष पर बैठे हुए नेता हैं वो पूरी तरीके से अब कमजोर हो चुके हैं, अपना इकबाल खो चुके हैं। जेनजी आंदोलन के बाद उनकी शक्ति बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी है, और जो आरएसएस है, उनकी पितृ संस्था है, वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है, जान चुकी है कि इन दो चेहरों के साथ अगर हम अब 2029 के चुनाव में गए तो बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। जितने दिन भी अब ये दो चेहरे रहेंगे, ये बीजेपी को नुकसान ही करेंगे, उसकी लोकप्रियता को नीचे ही नीचे करेंगे। कुछ दिन पहले ही हमने बताया था कि कैसे एक पोल ने, एक सर्वे ने ये बताया कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ कितना गिर चुका है। जो मीम बन रहे हैं, जो इनको जो कहा जा रहा है, वो सब इनकी अलोकप्रियता के बारे में ही दर्शाता है। तो ये बात हम और आप कर रहे हैं, ये बात संघ कर रहा है, आरएसएस कर रहा है, तो बीजेपी के अंदर के नेता नहीं कर रहे होंगे? उनको नहीं पता है कि ये कितने कमजोर हो चुके हैं। एक जेनजी आंदोलन ने इनको इतना मजबूर कर दिया है कि एक तरीके से कहा जाए कि ये इतने दिन के संसद के सत्र में मुंह नहीं दिखा पाते हैं, और आते हैं तो बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि चोरों की तरह
आते हैं, उपस्थिति दर्ज कराते हैं और भाग जाते हैं। क्या पहले ऐसे करते थे? तो ये साफ तौर पर ये शीर्ष सत्ता पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। और अब जो बगावत पहले भी थी, नाराजगियां पहले भी थी पार्टी के अंदर, लेकिन लोगों को डर लगता था कि न जाने उनका क्या हो जाएगा, कौन सी फाइल खुल जाएगी, कौन सा उनके साथ ऐसी बात हो जाएगी कि मुश्किल पड़ में आ जाएंगे। लेकिन उनको पता है कि ये तो खुद अब मुश्किल में पड़े हुए हैं। इनकी एप्स्टीन फाइल से लेकर के न जाने कौन कौन सी फाइलें हैं, और अब तो पित्त संस्था भी इनसे नाराज है। इनका लोकप्रियता का ग्राफ नीचे गिरा हुआ है और जेनजी ने तो इनको दिखाई दिया है ना कि ये क्या है। तो बीजेपी के अंदर बहुत से जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके अंदर बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा दबा हुआ था, सप्रेस्ड था। अब जो है वो गुस्सा फूट के बाहर आ रहा है। और आपने बताया दतिया, ऐसी घटनाएं अब देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों में होंगी। एक जो उन्होंने किया है इन्होंने कि चुनिंदा राज्यों में अपने कहा जाएगा कि वरिष्ठों को इग्नोर करके, बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं को इग्नोर करके इन्होंने वहां कठपुतली मुख्यमंत्री बैठाए, जिनकी ना कोई बेस है, जिनकी ना पार्टी के अंदर वैसी स्वीकार्यता है, और वो बाहर से आए हुए आयातित नेता हैं। अब सम्राट चौधरी कौन है जिनको बिहार का इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया? एक तो पहले वो दागी व्यक्ति हैं, दूसरी बात ये है कि वो भी बाहर से आरजेडी से कितने दलों से घूम कर आए हैं। वो बीजेपी के कोई संघ के दरी बिछाने वाले वहां से उठ के खड़े हुए नेता नहीं है जैसे कि नितिन नबीन है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में इन्होंने क्या किया, कांग्रेस और ममता बनर्जी के जो साथी रहे थे शुभेंदु अधिकारी, बाकियों को दरकिनार करके उनको बना दिया। मतलब ये कहते हैं कि जो चुनाव जिता देगा हम उनको बना देंगे, बाकी जो तुम दरी बिछाते रहो, कुछ भी करते रहो, कार्यकर्ताओं ऐसे ही लगे रहो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। वही इन्होंने असम में किया। ज्यादातर राज्यों में इन्होंने इसी तरीके के मुख्यमंत्री बैठाए हैं ताकि उनकी नब्ज भी उनके हाथ में रहे। लेकिन ये अब जो पार्टी के दूसरे नेता हैं वो स्वीकार नहीं कर रहे, जो दतिया में हुआ, जो नरोत्तम मिश्रा ने किया, और जो आप बता रहे हैं राव इंद्रजीत ने किया। अब ये चुप नहीं बैठेंगे और ये कला खुल के बाहर आएगी। अंग्रेजी में एक कहावत है, शिव जी कहते हैं, डर्टी लिनन इन द पब्लिक, यानी गंदे, मैले, कुचैले, गंदगी से भरे हुए कपड़ों को सरेआम पब्लिक के बीच ले आना। यानी कि अब भारतीय जनता का जितना मैल है, जितना उनका कीचड़ कुचैलापन है, जितनी गंदगी है, अब वो इन नेताओं के जरिए से बाहर आएगी, क्योंकि अब उनकी सहने की, दबाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। लेकिन उससे भी ज्यादा उनका डर भी अब खत्म हो गया। राहुल गांधी ने जो कहा था रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में, उनका संदेश केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या कांग्रेस के लोगों या विपक्षियों के लिए नहीं था। उन्होंने क्या कहा था, बीजेपी में भी जो डरने वाले हैं, अब डरने का दौर खत्म हो गया है, आप भी अपने डर से बाहर निकलिए। आरएसएस को भी यही कहा था, आप पुराने वाली आरएसएस नहीं रह गए हैं, आप इनके जो पूंजीपति हैं, आप उनकी सेवा में चले गए, उनके नौकर बन गए हैं, अपने पुराने वाली आरएसएस बन जाइए। और अगर आपको भी अपना एक्सप्रेशन व्यक्त करने में परेशानी होगी, चाहे वो बीजेपी के या आरएसएस के लोग हैं, तो मैं आपकी भी मदद करूंगा। दो फाड़ तो भाई बीज तो राहुल गांधी ने भी बो दिए उस दिन, समझने वाले समझ गए। और करना चाहिए विपक्ष के नेता होने के नाते उनको, जो अपने प्रतिद्वंदी हैं उनके अंदर उनको ये विभाजन के बीज भरने ही चाहिए। लेकिन ये राहुल गांधी के ही कहने से नहीं हो रहा है। जो इनके नेता देख रहे हैं हमारी अवहेलना हो रही है, और ये जो बैठे हुए सत्ता के शीर्ष पर, इन्होंने तो पार्टी का नुकसान ही कर दिया। आज की डेट में पार्टी की लोकप्रियता और पार्टी का जो हाल है, उनका जो कोर वोट बैंक है उनसे नाराज है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद पूछ लीजिए, जो मिडिल क्लास है, जो हिंदू भी हैं, वो भी इनसे भरे नाराज बैठे हुए हैं। और बांकीपुर में इनको सबक सिखा दिया। इनकी इतनी पुरानी सीट, इतनी डेडिकेटेड जहां के वोटर होते थे, उन्होंने कहा नहीं जी प्रणाम, इनको अब हम नहीं देंगे, ये चंदा चोरी करते हैं, बच्चों को मारते हैं, बच्चों के हक मारे हैं, इन्होंने नीट के परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं, अब हमें ये नहीं चाहिए। हमने इनको बहुत वोट दिया, 12-13 साल तक हम इनके भक्त बने रहे, अब हमने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी। तो जब जनता ने खोल दी, राहुल गांधी ने कह दिया डर खत्म करो, तो अब इनको भी लग रहा है कि जब ये अपने सबसे कमजोर मौके पर है, जनता से आंख नहीं मिला पा रहे, तो ये और क्या करेंगे। तो अगर अब ये धीरे धीरे बगावत के सुर, अभी देखिए कुछ बागी तेवर के लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे ये हर क्षेत्र में फैलेगा।
ये हर जगह जाएगा। इन्होंने, आपको ज्यादा पता होगा, अभी क्यों बुलाया था योगी आदित्यनाथ जी को, क्यों बुलाया था? तेवर टाइट करने के लिए बुलाया था, उल्टे तेवर टाइट हो गए होंगे। अब वो बात नहीं होगी। नितिन गडकरी क्यों कह रहे हैं हमने एथेनॉल नहीं मिलाया, मेथनॉल में मिलाने का हमने ऑर्डर नहीं दिया? कैबिनेट पास वहीं से हो रहा है। तो ये बीजेपी के अंदर चिंगारियां फूट रही हैं और ये आग लगेगी और ये जंगल की आग की तरह लगेगी और ऐसे स्वर आएंगे कि भाई इनके नेतृत्व में अब अगर चुनावों में गए तो बीजेपी नेस्ता नाबूद होगी। बीजेपी अब वैसी पार्टी नहीं बचेगी। बीजेपी को अगर बचाना है तो इनसे छुटकारा पाना पड़ेगा और ये इनके नेता भी समझ गए हैं। और जो कह रहे थे राव इंद्रजीत, वो उसी का प्रस्फुटन है। आप चाहे तो सुना भी सकते हैं और अपनी बात कह भी सकते हैं। अंशु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हरियाणा में 4 बेल्टें मानी जाती हैं, जाट बाहुल्य दक्षिण हरियाणा जिसे कहा जाता है अहिरवाल बेल्ट, एक जीटी रोड बेल्ट हो गई और एक बागर हो गई, यानी पश्चिमी हरियाणा हो गया, उत्तरी हरियाणा हो गया। इस अहिरवाल बेल्ट में राव इंद्रजीत की बड़ी पकड़ है और बीजेपी यहां सबसे ज्यादा हर चुनाव में सीटें जीतती है। इस बार भी इसी बेल्ट का बड़ा समर्थन रहा। लेकिन वो कह क्या रहे हैं, दर्शकों को जरा सुनवा दें। उल्टी गंगा बह रही है। सीनियर्स पहले बोल गए और जूनियर्स को बाद के अंदर बुलवाया जा रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं अर्चना जी का कि इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहां पर आमंत्रित करके और इसको एक विशेष का प्रोग्राम न रखते हुए पार्टी का कार्यक्रम बना दिया। नितिन जी, आपका स्वागत है। बतौर यहां के एमपी मैं आपका स्वागत करता हूं, पर मुझे तो ये लग रहा था कि आपका स्वागत करने के लिए भी मेरे को अवसर नहीं मिले। गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर डेरा गाजी खान वाले भी आए हैं, मियां वाले भी आए हैं और कई जगहों के आए हैं। आज इस सभा के अंदर शायद यहां के किसी लोकल लोगों को नहीं बुलाया गया। इस चीज की मुझे आपत्ति है कि जहां प्रधानमंत्री ने यूं कहा कि 14 अगस्त को आप मनाओ विभाजन दिवस के तौर के ऊपर, और क्योंकि यहां नितिन नवीन आए हैं तो इसलिए यहां पर मैं उपस्थित हुआ। पर नितिन जी, आपसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पंजाबी कार्यक्रम करने वाले जिस हल्के के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या आपके बिना आए हुए मेरा यहां आना उचित था? जिसने पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाया है, पहली बात तो मोदी जी ने बना दिया खट्टर साहब को, लेकिन दूसरी बात तो ये अपने आप बने ना, मुख्यमंत्री थे। हरियाणा पहला प्रदेश है जहां से सेना का चीफ, मेरे काल के अंदर 2 सेना के चीफ बने हैं हरियाणा से। मैं तो कहूंगा दोनों हरियाणा वासी थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग और दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल कपूर। पर ये प्रोग्राम को आयोजित करने वाले शायद यूं कहेंगे कि एक तो हरियाणा का था और दूसरा पंजाबी था। कि सिर्फ पंजाबियत के ऊपर या सिर्फ इसको राजनीतिक तौर के ऊपर लेने के लिए आप लोगों को, खास तौर पे जो ये कार्यकर्ता के आयोजित करने वाले लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि सिर्फ पंजाबी मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मनोहर लाल खट्टर भी हैं और सभी बैठे हैं। अभी एक व्यक्ति आएगा, उनसे माइक छीनेगा और वो कहेंगे भी कि जनरल साहब आ गए हैं। इंडिपेंडेंटली 48,000 वोट ले गया, लेकिन जीता नहीं। आज के दिन हरियाणा के अंदर, खासतौर पे गुड़गांव के अंदर 36 कॉर्पोरेटर्स हैं, 36। कितने पंजाबी हैं? 2। आज गुड़गांव के अंदर आप बुलाएं
और गुड़गांव के लोकल वादियों को महत्व बनाते हैं जिन लोगों ने हमारा एक चीफ मिनिस्टर बनाया है, मेयर डिप्टी मेयर बनाया, बतौरा बैठा होगा यहाँ पे कहीं पे। लेकिन आप लोगों ने तो इस तरह से कर लिया जैसे कि आप भी आप हैं, हमारा कोई योगदान नहीं। 2 चीफ बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया, यहाँ के एमएलए गुड़गांव के अंदर बना दिया। तो भाइयों, मेरा आपसे कहना है कि आप लोग भाजपा पार्टी के साथ रहो, भाजपा पार्टी के साथ, के माध्यम से ये राजनीति, ये कुत्ता खींचने वाले जनरल साहब आगे, आप बताइए। आप ये जनरल साहब ये पहले ही नहीं बुलाते मेरे को, ये इतना ही बुलाते, वही गनीमत है। और इस चीज के लिए निबिन साहब आपका धन्यवाद करता हूं और हमारी मैडम का धन्यवाद करता हूं कि पार्टी का प्रोग्राम नहीं होता तो ना मेरे को बुलाया जाता, और जिस तरह से मेरा नाम भी नहीं था इसके अंदर भाषणबाजी के अंदर, तो मेरे को बोलने भी नहीं। अब बताइए अंशु जी, अब इसमें क्या छुपा रह गया? कुछ भी छुपा नहीं रह गया, बिल्कुल। सैनी को भी लपेट दिया और ये कह भी दिया कि हमने सबसे ज्यादा विधायक जिताए, इस इलाके में विधायक जिताए। हमारे यहाँ 2 पंजाबी पार्षद हैं, सिर्फ 2 36 में, क्या वैल्यू? तो क्या अब जातीय उन्माद, राजनीतिक बिखराव शुरू हो चुका भारतीय जनता पार्टी? जी बिल्कुल, मैं अभी आपसे जो बात कह रही थी वही बात तो ये कह रहे हैं राव इंद्रजीत कि आप जो है क्षेत्रीय भावनाओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आप उनका ध्यान नहीं रख रहे, बाहर से लोगों को मुख्यमंत्री बना के थोप रहे हैं। तो ये गुस्सा कभी तो फूटेगा। और आपने सांसद को नहीं बुलाया, कार्यक्रम से नाम कटाया हुआ था, वो नितिन नबीन ने बुलाया तो बोलने का मौका मिला और जी खोल के जो मन में था वो बोला, उन्होंने खुल के बोला। बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि बीजेपी में नेता अपनी बातें खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि 2 बार पंजाबी को बना दिया। हरियाणा जो है हरियाणवियों का प्रदेश है और इसमें ज्यादा वो है। बात यहाँ विभाजन की नहीं हो रही, लेकिन क्षेत्रीय अस्मिता की फिर बात क्यों हुई? देखिए, उत्तराखंड राज्य बना था उत्तर प्रदेश से टूट के, या झारखंड टूट के बना था बिहार से। क्यों बना? उनकी क्षेत्रीय अस्मिताओं को, भावनाओं को आवाज नहीं मिल रही थी, उनके लिए विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई पहाड़ी हम अलग राज्य बनाएंगे, झारखंडियों ने कहा हम आदिवासी अलग बनाएंगे और अपने देश, अपना राज्य की जनता का भला करेंगे, आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये क्षेत्रीय अस्मिता, यहाँ पर कोई गलत नहीं उठा रहे हैं वो बात। और बीजेपी को भुगतना पड़ेगा बहुत जल्दी, इस बात को उन्हें भुगतना पड़ेगा। और ये लड़ाइयां अब उनकी हर राज्य में जगह पर होगी। जैसे इन्होंने एक कर दिया ना कि पार्टी का लोकतंत्र पूरी तरीके से तोड़ दिया, कि मतलब यही पार्टी है और यही सरकार भी है। देखिए, जब सरकार और केवल 2 व्यक्ति पार्टी से भी बड़े हो जाए तो ये चीजें आनी ही आनी है। बीजेपी में एक ऐसा समय होता था कि पार्टी बड़ी होती थी और वो सरकार में भी हस्तक्षेप कर देती थी। एक समय था जब वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे या और भी इनके अध्यक्ष थे, तो वो भाई अपनी सरकारों के फैसलों के ऊपर उंगली उठा देते थे, उनको बदलवा देते थे। तो यानी कि पार्टी की एक इंपॉर्टेंस थी। अब इन्होंने क्या किया है, पार्टी के अंदर भी ऐसे ही कठपुतली अध्यक्ष बिठाने शुरू कर दिए, जो पार्टी में भी इनका कंट्रोल रहे, सरकार में तो पहले ही है। लेकिन पार्टी ये सोच रही है कि जब हम ही खत्म हो जाएंगे, हमारा पतन शुरू हो गया, हमारा बिखराव शुरू हो गया, अब लोगों ने ये सोचना शुरू किया है। बीजेपी में भी जो विचारक है, सोच वाले लोग हैं, आरएसएस की सोच वाले भी, और बीजेपी में भी जो पार्टी से पुराने पार्टी वाले हैं कि हमें पार्टी को बचाना है। ये 2 जो कब्जा हो गया है गुजरात लॉबी का, उससे पार्टी जो है कुछ उसका भला अब नहीं हो पा रहा है। तो जो पहले इन्होंने ये कर दिया था, पार्टी और सरकार को मिला दिया था, अब पार्टी, मुझे लग रहा है बीजेपी अपना स्थान बनाने की कोशिश करेगी। नितिन नबीन ने तो बहुत हिम्मत का काम किया है कि आज राव इंद्रजीत को बुलाकर उनकी भावनाओं और विचारों को सुन लिया। अगर आप देखते हैं कि इनके ऊपर से कोई आदेश आता है क्या राव इंद्रजीत के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का, तब तो समझ में आएगा। और अगर कुछ नहीं करते तब समझ में आएगा कि पार्टी अब अपनी चाल को अलग से चल रही है। वो सरकार से अब प्रभावित नहीं होगी, सरकार के जो 2 बेटे हैं उनसे निर्देश नहीं लेगी। पार्टी अध्यक्ष को बॉस कह रहे थे, लेकिन बॉस मानते नहीं थे। अब पार्टी अध्यक्ष दिखा सकता है कि मैं बॉस हूं, अगर उसमें रीढ़ होगी तो।
और अगर वास्तव रूप में वो पार्टी को बचाना चाहेगा तो, नहीं तो ये बीजेपी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। 20 जुलाई, जिसको मैं जुलाई इफेक्ट बोलती हूं, वो बीजेपी के बिखराव की और अंत की शुरुआत है। और ये पढ़ लिया भाई, आरएसएस ने तो पढ़ लिया। क्या कहा उधर से जो उनके पिताजी बैठे हुए हैं कि नेता वो नहीं होता जो भाषण देता रहे, सामने आके अपने आप को चमकाता रहे। नेता वो होता है जो जरूरी मुद्दों पर ध्यान रहे, पर्दे के पीछे से रहकर काम करे, अपनी छवि बनाने में ना लगा रहे। इशारा बता दिया अच्छी तरीके से। अब आप बताइए शिव जी, कितने दिन इनके रह गए हैं आप? अब आज उनका जो भाषण था वो थका हुआ था, लड़खड़ाता हुआ भाषण था, और ये तय करता नजर आ रहा था कि मोदी जी अब आगे बढ़ो और कुर्सी खाली करो, कोई और पीछे आ रहा है। ये शब्द थे। नितिन गडकरी सो रहे थे भाषण में, शिवराज सिंह इतने उतावले बैठे थे कि जल्दी से लड्डू बटें और हम लें और निकले, क्योंकि 15 अगस्त पर तो हम तो यही जानते हैं कि हम जाएंगे, झंडा रोड करेंगे, बच्चों को उत्सुकता होती है जल्दी से बस बूंदी या लड्डू बटें और हम घर निकले। लेकिन आज के बच्चों ने सरकार को बता दिया कि हम घर से निकले तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, तुम्हारे अधिकारी भागते नजर आएंगे, तुम भागते नजर आओगे। आज सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री की रही वो ये रही कि उन्होंने राहुल गांधी का एक बार भी जिक्र नहीं किया। उन्हें लगा कि बार बार जिक्र करने के बाद राहुल गांधी अब हमारा जिक्र करने लगे हैं, तो पहले हमें राहुल का जिक्र बंद करना पड़ेगा, तभी राहुल मानेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कहा कि आज नेहरू के बनाए हुए भारत को हमें आगे बढ़ाना, यह भी एक बड़ी बात। तो निशिकांत को अब सोचना होगा कि हमें अब नेहरू जी को अय्याज कहना बंद करना पड़ेगा या हम कहते रहें। दूसरी बात यह है कि निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट की है, उस पोस्ट पर सरकार को उन्हें संसद सदस्यता से या तो बर्खास्त करें या जेल में। उन्होंने कहा कि चीन की सेना 10 जनपद पर रुकी हुई है, तो अगर एक सांसद कह रहा है तो एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी वक्त कह रहा होगा, और आ गई तो इसका मतलब रक्षा मंत्रालय फेलियर है। वो किस रास्ते से आई, वाहन से आई कि पहिया पहिया आई कि पैदल आई कि लुढ़कती पुढ़कती आई, कैसे आई ये बताएं, घुसी कैसे? प्रधानमंत्री कहते थे कि ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, तो ये घुसा कैसे, ये यहां तक आया कैसे? तो ये भी तो विचार करना पड़ेगा। और अगर कोई सांसद कह रहा है ये बात तो प्रधानमंत्री को सोच लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जैन जी ने इस देश के लोगों में जो भय व्याप्त था वो खत्म किया। राहुल गांधी की अभी आपने बताया ही कि विपक्ष ने कहा कि अब कोई मत डरिए, बीजेपी के अंदर भी मत डरिए। नरोत्तम ये तक कह दिया मैं मदद करूंगा तुम्हारी। नरोत्तम मिश्रा ने भी बीजेपी के अंदर जो भय उत्पन्न था कि कोई विरोध नहीं कर सकता, वो नरोत्तम मिश्रा ने भी तोड़ने का काम किया, और वो इतनी बुरी तरीके से टूटा है कि अब तक नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसका मतलब बीजेपी में अंतर भय है। आरएसएस प्रमुख कह ही चुके कि भाषण से और चुनाव जीतने से आप अच्छे नेता नहीं बन सकते हो। तो देखते हैं इस पर राव इंद्रजीत के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होती है, अभी इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जल्दी जल्दी दर्शकों से एक बात मैं कहना चाहूंगी शिव जी, कि हमारी ये बेबाक और निर्भीक पत्रकारिता आपको पसंद आती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए, इसको लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी नहीं लगी, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपके सपोर्ट के दम पर ही हम काम कर पा रहे हैं। तो दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।